और 24-25 से ज्यादा भाषाएं रही हैं वहां पर। इतना समृद्धशाली रहा है भाषा के स्तर पर, बोलियों के स्तर पर, भूषा के स्तर पर। खान पान भोजन की 400 साल पहले की उनकी परंपराओं को देखेंगे और जानेंगे तो आंखों दांतों से उंगली दबानी पड़ती है। इतने हैरान करने वाले आंकड़े और दस्तावेज मिलते हैं अफ्रीका के। खान पान की इतनी विविधता उस देश में, हर एक इलाके में खान पीन के इतने सामान मिल जाएं कि कोई आदमी जन्म से पैदा हो और मृत्यु के दिन तक हर दिन एक नया व्यंजन खाने की इच्छा व्यक्त करे, तो अफ्रीका में मौजूद रहा है 400 साल पहले तक। और उनकी चिकित्सा पद्धति तो दुनिया में अद्भुत रही है। जैसे हमारी एक चिकित्सा पद्धति रही आयुर्वेद, जिसने सारी दुनिया को एक दिशा दी है, वैसे ही अफ्रीका की अद्भुत चिकित्सा पद्धति रही है, कुछ इसी तरह की जैसे आयुर्वेद रहा है, और अद्भुत चिकित्सा पद्धति रही है। शिक्षा की उनकी अपनी पद्धति रही है। टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे रहे हैं 400 साल पहले। विज्ञान में बहुत सारी खोजें उनके यहां से हुई हैं। बहुत सारी बातों में वो हमसे मिलते जुलते हैं। काफी चीजें उनकी हिंदुस्तान से मिलती जुलती हैं। और अफ्रीका और हिंदुस्तान का अध्ययन किया जाए तो अफ्रीका की रिचनेस का सबसे बड़ा कारण है, 400 साल पहले के दस्तावेज देखने के बाद, भारत से उनका संबंध। अफ्रीका के 53 देशों का भारत के साथ 3000 साल पुराना संबंध रहा है। 53 देशों का। एक देश है उसमें से साउथ अफ्रीका। पूरा अफ्रीका साउथ अफ्रीका नहीं है। पूरा अफ्रीका तो बहुत बड़ा खंड है, साउथ अफ्रीका उसका एक छोटा सा देश है। साउथ अफ्रीका है, सोमालिया है, रोडेशिया है, जिम्बाब्वे है, ऐसे वहां छोटे छोटे 53 देश हैं। उन 53 देशों का 3000 साल तक भारत के साथ सीधा संबंध रहा है। व्यापार के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, विज्ञान और वैज्ञानिकता के आधार पर। यहां के व्यापारी अफ्रीका में 3000 साल व्यापार करते रहे। आपको सुन के हैरानी होगी, 400 साल पहले तक हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कपड़ा खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मसाला खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा खाने पीने की वस्तुएं खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के आने जाने का सबसे पसंदीदा स्थान अफ्रीका था। हमने कपड़ा बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले अफ्रीका को दी, और अफ्रीका से फिर वो इंग्लैंड में पहुंची और इंग्लैंड ने उसकी फिर नकल करके अपने यहां टेक्सटाइल मिलें स्थापित की। तो भारत का अफ्रीका का 3000 साल का व्यापारिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। उस संबंध की ताकत पर अफ्रीका उतना ही समृद्धशाली था जितना करीब भारत था। और हम अफ्रीका को जो भी माल बेचते थे, अफ्रीका उसके बदले में हमको सोना देता था। हम जो अफ्रीका को बेचते थे उसके बदले में अफ्रीका हमको चांदी देता था। हम जो अफ्रीका को बेचते थे उसके बदले में अफ्रीका हमको हीरे जवाहरात देता था। इसलिए भारत में सबसे बड़ा हीरे का भंडार इकट्ठा हुआ, इसलिए भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार बन गया, इसलिए भारत में सबसे बड़ा चांदी का भंडार बन गया। आप जानते हैं भौगोलिक रूप से भारत में सोना पैदा नहीं होता ज्यादा। कर्नाटक एक राज्य है और वहां भी एक छोटा सा जिला है कोलार, उस जिले में 2-3 खदानें हैं सोने की। लेकिन दुनिया का इस समय सबसे ज्यादा सोना भारत में ही है। ये अफ्रीका के साथ 3000 साल के हमारे जो संबंध रहे हैं उसका परिणाम है। हमने 3000 साल अफ्रीका को ऐसी वस्तुएं बेची जो उनके यहां नहीं होती थी, और अफ्रीका ने 3000 साल ऐसी वस्तुएं हमको दी जो हमारे यहां नहीं होती थी। बार्टर सिस्टम का व्यापार हमने अफ्रीका से किया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार अफ्रीका रहा 3000 साल। ईसा के जन्म से 1000 साल पहले से। महात्मा ईसा की बात की जाती है ना, फर्स्ट एडी की बात करते हैं। उनके जन्म के 1000 साल पहले से भारत और अफ्रीका के व्यापार स्थापित हो चुके थे, और भारत के मूल व्यापारी वहां जाके व्यापार करते थे, और अफ्रीका के लोग यहां आकर बहुत कुछ सीख के वापस जाया करते थे। तो भारत और अफ्रीका का सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और वैचारिक सब तरह का संबंध रहने से जब वहां की समृद्धि बहुत जबरदस्त थी तो यहां भी वो थोड़ी सी समृद्धि आई, और हम भी उनके जैसे ही समृद्धशाली हुए। बाद में 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों की नजर अफ्रीका पे पड़ गई, क्योंकि मैंने बताया ना अंग्रेज भुखमरी के शिकार थे,
इतनी भूख से मौतें होती थी कि पूरा समाज परेशान था, इसलिए वो समाज ने बाहर जाना शुरू किया। देखिए, हम भारतवासी कभी भी बाहर नहीं गए क्योंकि हम भूखमरी के शिकार कभी हुए ही नहीं। जो भूख का शिकार होता है, जिसको अभाव बहुत होता है, जिसको बेबसी बहुत होती है, जिसको लाचारी बहुत होती है, वही बाहर जाता है। आप जानते हैं ना, बाहर जाने का जो सिद्धांत है वो यही है। भूख से पीड़ित जो समाज होगा, बेबसी से पीड़ित, लाचारी से पीड़ित जो समाज होगा, उसके लोग बाहर का रुख करेंगे कि चलो कहीं से कुछ कमा खा के लाएं। आज जो जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि यहां से ज्यादा मिलेगा। ये है सिद्धांत। तो वो यहां भी एक तरह से भूख और बेबसी के शिकार है। भारत में उनको भूख और बेबसी लगती है, अमेरिका जाके कुछ ज्यादा समृद्धि आएगी। तो हजारों साल से भारत के समाज में समृद्धि रही, संपत्ति रही, इसलिए भारत के लोग कभी बाहर नहीं गए। कहीं व्यापार करने के लिए तो गए, लूट मार करने के लिए नहीं गए, लूट खसोट के लाने के लिए नहीं गए। हम गए तो शिक्षा का प्रचार करने, संस्कृति और संस्कृत का प्रचार करने, हम गए तो व्यापार का काम करने या सभ्यता का प्रचार करने। अंग्रेज गए तो लूट मार करने, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तो पुराने दस्तावेज बताते हैं कि यह कंपनी बनी थी समुद्र के रास्ते से जो जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए, उन जहाजों को लूटने के लिए यह कंपनी बनी थी। ईस्ट इंडिया लुटेरों की कंपनी थी। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी लिस्ट है मेरे पास। 21 लोग थे, सब बड़े बड़े लुटेरे उसमें। इंग्लैंड के, लंदन के उस जमाने के छटे हुए लुटेरे, डॉन माफिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुआ करते थे। उनका धंधा ही यह था कि इंग्लैंड के नजदीक समुद्र के रास्ते से जो जहाज भी जाएगा उसको डुबो देना, उसका माल लूट लेना। इसके लिए वो कंपनी बनी थी। और इंग्लैंड में ट्रेड का मतलब ही लूट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी, माने लूटमार करने वाली कंपनी। वहां की डिक्शनरी में जो आप डिक्शनरी में ट्रेड का अर्थ निकालेंगे ना, 16-17 सेंचुरी की डिक्शनरी, अब नहीं तब 16वीं 17वीं शताब्दी की डिक्शनरी देखेंगे, वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी है, उसमें TRAD, ट्रेड इज इक्वल टू प्लंडरिंग, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ट्रेड के सामने लिखा है लूटमार, प्लंडरिंग माने लूटमार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी। तो हमारे दिमाग में क्या कल्पना आती है ट्रेडिंग कंपनी का माने? व्यापार करने वाली, खुद खरीद बेच करने वाली। उनके लिए ट्रेडिंग का माने है लूटमार करने वाली। तो ये लूटमार करने वाले लोग जहां जहां गए, भारत में गए हों, अफ्रीका में गए हों, या अमेरिका में गए हों, या दुनिया के दूसरे देशों में गए हों, हर जगह उन्होंने एक ही काम किया है, लूटमार लूटमार लूटमार, और वहां की स्थानीय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना। और उस अफ्रीका ने जो 450 साल लुटता रहा, अपनी आजादी का इतिहास लिखा है। अफ्रीका में जैसे यहां महात्मा गांधी हुए, सरदार भगत सिंह हुए, लोकमान्य तिलक हुए, विनायक दामोदर सावरकर हुए, ऐसे ही अफ्रीका में बड़े वीर क्रांतिकारी हुए। नेल्सन मंडेला उसमें से एक हैं, जिनका नाम आप सब आज जानते हैं। उनको अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है, इतनी हैसियत के व्यक्ति। और उनसे पहले सैकड़ों शताब्दियों तक ऐसे क्रांतिकारी वहां होते रहे, अपने लिए संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। ईस्ट अफ्रीका में जो संघर्ष हुआ, हम सबके लिए भी गर्व की बात है। उस ईस्ट इंडिया जो है ईस्ट अफ्रीका में जो संघर्ष हुआ, उस आजादी की लड़ाई में भारतीय लोग अग्रणी थे और अफ्रीका को मुक्त कराने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। वहां की सरकार भी अब इस बात को मानती। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि 450 साल की गुलामी से अफ्रीका आजाद हुआ, परिवर्तन उनके यहां हुआ, जिसकी कल्पना किसी ने कभी की नहीं दुनिया में। दुनिया के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि अफ्रीका आजाद होगा। अफ्रीका वाले तो हताशा और निराशा में थे ही। दुनिया के लोग कहते थे ये अफ्रीका तो कभी आजाद नहीं हो सकता, लेकिन वो भी आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी ने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को आजाद कराया। आपको मालूम है? हिम्मत दी। हम जैसे ही 1947 में आजाद हुए, धड़ाधड़ देश के देश आजाद होना शुरू हो गए। 1949 में चीन की आजादी आई है, आपको मालूम है? हमसे 2 साल बाद चीन आजाद हुआ। और चीन में भी ऐसे ही एक क्रांतिकारी ने सपना देखा कि वो भी आजाद हो सकते हैं, व्यवस्था बदल सकते हैं।